नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एचपीआरसी के अपकमिंग जेबीटी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 या फिर किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। तो बोलते हैं 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। अभी देखो, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप हुई और इसमें विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों का जो एकल खिताब जीता गया वो जीता गया जैनिक सिनर के द्वारा। जैनिक सिनर ने ये खिताब जो है वो जीता, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैनिक सिनर के द्वारा ये विंबलडन टाइटल जो है वो जीता गया है। इन्होंने जो है वो कार्लोस अल्काराज को यहाँ पर जो है वो हराया है। पहले तो आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जैनिक सिनर हैं ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, कौन सी कंट्री के जो है वो प्लेयर हैं। जैनिक सिनर जो है ये इटली कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं, इटालियन एक प्लेयर हैं। और वैसे ही जो है वो कार्लोस अल्काराज के बारे में भी पता होना चाहिए कि कार्लोस अल्काराज कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। ये स्पेन कंट्री के लिए खेलते हैं, स्पेनिश प्लेयर हैं। अगर हम पुरुषों के खिताब में बात करते हैं तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। महिलाओं की श्रेणी में बात करते हैं तो पोलैंड की हैं इगा स्विटेक के द्वारा जो है ये खिताब जो है वो जीता गया है। इगा स्विटेक ने जो है वो किसको हराया है, तो अमेंडा एनिसिमोवा को जो है वो इन्होंने हराया है। ठीक है, तो इगा स्विटेक पोलैंड की प्लेयर है। ये जो अमेंडा है ये कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं, इनका भी पता होना चाहिए। तो अमेंडा जो है वो अमेरिका कंट्री यूएस के लिए जो है वो खेलती हैं। तो विंबलडन का आपको पता चल गया। अच्छा, इससे पहले और भी ऐसे टाइटल हुए हैं, जैसे कि हमने फ्रेंच ओपन जो था वो कुछ दिन पहले पढ़ा था। फ्रेंच ओपन जो है वो पुरुषों की श्रेणी में किसके द्वारा जीता गया है, तो वो कार्लोस अल्काराज के द्वारा फ्रेंच ओपन जो है वो पुरुषों की श्रेणी में जीता गया है। महिलाओं की श्रेणी में ये किसने जीता है, वुमेन्स की श्रेणी में, तो वो कोको गॉफ के द्वारा जो है वो जीता गया है। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 जो है वो जीता है। ठीक है, ये P45 सीरीज जो है वो उसमें रिवाइज जो था वो हुआ था। और उसी तरह जो है वो उससे पहले हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो पुरुषों की श्रेणी में जो है वो जैनिक सिनर के द्वारा ही जीता गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों की श्रेणी में जैनिक सिनर के द्वारा ही जीता गया था। महिलाओं की श्रेणी में किसने जीता था, वुमेन्स की श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो मेडिसन की के द्वारा जो था वो जीता गया था। किसके द्वारा, मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया था। तो ये टाइटल आपने ध्यान रखना है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन टाइटल जो है वो आपने ध्यान रखना है। 2025 के सारे मैंने आपको ये रिवाइज करवाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली विच इंडियन site inscribed on UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बिकमिंग इंडियाज 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बोलते हैं हाल ही में कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है, जो भारत का 44th नंबर का विश्व धरोहर स्थल जो है वो बना है। तो हाल ही में जो मराठा मिलिट्री एस्केप हैं उनको जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो इंस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ये नेटवर्क है 12 स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स का। ठीक है, जो कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जो था वो बने थे। यहाँ पर मिलिट्री जो मराठा एम्पायर था उसके दौरान जो उनका मिलिट्री एक तरह से गढ़ हुआ करता था उसके बारे में बताया गया है। और ये कौन से स्टेट में जो है वो आता है, तो ये 2 स्टेट्स में जो है वो फॉल करता है। एक तो महाराष्ट्र में करता है। 11 फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में आते हैं, जैसे कि सालेर फोर्ट हो गया, शिवनेरी फोर्ट हो गया, लोहगढ़ फोर्ट हो गया, कंदेरी फोर्ट हो गया, रायगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और स्वर्णदुर्ग हो गया, पन्हाला हो गया, विजयदुर्ग हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया। ये तो महाराष्ट्र में आते हैं 11। और 12वें नंबर का एक जो है वो कहाँ पर आता है, वो तमिलनाडु में आता है। गींगे फोर्ट है ये जो है वो तमिलनाडु में आता है। तो इनका स्टेट भी ध्यान रखना है। कितने ये ग्रुप ऑफ फोर्ट्स हैं, तो ये 12 स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आते हैं। अभी इंडिया में जो है वो 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो हो गई हैं जुलाई 2025 तक। और इंडिया का ग्लोबली रैंक जो है वो छठा रैंक जो है वो इंडिया का ग्लोबली है। सेकंड रैंक इंडिया का जो है वो है एशिया पैसिफिक में। अगर बात करते हैं चाइना के बाद इंडिया का दूसरा नंबर आता है। 62 साइट्स तो इंडिया की अभी ऐसी हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट में है, मतलब टेंटेटिव है वो अभी तक। ठीक है, उनको ऑफिशियली तो नहीं मिला है परंतु टेंटेटिव से उनको दिया गया है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया मेंबर भी है अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसका मेंबर इंडिया 2021 से 2025 के बीच में जो है वो है।
तो इतना सब आप यूनेस्को के इस लिस्ट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यूनेस्को की जब बात हो ही रही है तो थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में भी जान ही लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम जो है वो क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब यूनेस्को की स्थापना जो था वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो था वो 1945 में यूनेस्को की स्थापना जो था वो हुई थी। कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर की बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर आता है, तो फ्रांस कंट्री में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। पेरिस फ्रांस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर आता है। तो पेरिस में ध्यान रखना है, पेरिस फ्रांस में आता है जहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। इतना हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड चंद्रयान 3 वाज लॉन्च? तो ये चंद्रयान 3 जो है वो कब लॉन्च हुआ था? अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं कि इसकी लॉन्चिंग जो था वो कब हुई थी, तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो था वो 14 जुलाई को हुई थी। 14 जुलाई को तो हुई थी, परंतु कौन से ईयर में जो था वो इसकी लॉन्चिंग हुई थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है कि कौन से ईयर में इसकी लॉन्चिंग हुई है? इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि देखिए चंद्रयान 1 भी था, चंद्रयान 2 भी था और लेटेस्ट चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 जो है वो अभी उसको लॉन्च किए 2 साल पूरे हो गए, तो ये 2023 में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च जो था वो किया गया था। 14 जुलाई 2023 को ये श्रीहरिकोटा से जो था वो लॉन्च किया गया था। इसमें जो था वो एक विक्रम था और एक जो था वो इसमें विक्रम और प्रज्ञान इसमें दो थे। विक्रम जो था वो इसका लैंडर था, प्रज्ञान जो था वो इसका रोवर था। ठीक है, और अगस्त 23 को जाकर जो है ये मून पर जो है वो पहुंचता है, मून की सतह को जो है वो टच करता है और इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद चौथी ऐसी कंट्री बनी जो मून के सरफेस पर जाकर सक्सेसफुली जो है वो सक्सेसफुली जो है वो लैंड करती है जाकर। अब ये 23 अगस्त को जो है वो जाकर यहाँ पर जो है वो होता है लैंड जाकर। तो स्पेस डे, हमने नेशनल स्पेस डे मनाने की बात भी जो है वो की। नेशनल स्पेस डे जो है हम हर साल कब मनाते हैं? तो हम अगस्त 23 को ही जो है वो नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, क्योंकि हमारा ये चंद्रयान 3 जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो लैंड किया था जाकर। अच्छा, इससे पहले चंद्रयान 2 भी तो लॉन्च कर चुके हैं हम, चंद्रयान 1 भी लॉन्च कर चुके हैं, तो इसमें भी डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हमने चंद्रयान 1 जो था वो लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 जो था वो हमने 22 अक्टूबर 2008 को जो था वो लॉन्च किया था। उसके बाद हमने चंद्रयान 1 के बाद बीच में मंगलयान जो था वो लॉन्च किया। जो मंगलयान लॉन्च किया गया था वो 5 नवंबर 2013 को जो था वो लॉन्च किया गया था। फिर मंगलयान के बाद चंद्रयान 2 लॉन्च होता है। चंद्रयान 2 जो था वो जुलाई 22 2019 को जो है वो लॉन्च होता है। चंद्रयान 2 भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद जाकर चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। और उसके बाद आदित्य L1 एक मिशन भी हमने लॉन्च किया। आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया वो सूर्य के ऊपर हमने भेजा था। इंडिया का पहला ये सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन जो था वो था। और आदित्य L1 को हमने जो था वो सितंबर 2 2023 को जो था वो लॉन्च किया था। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। तो इस तरह से ये हमारे इसरो के जो है वो मिशन है, जो इसरो अलग अलग टाइम पर जो है वो लॉन्च कर चुका है। ठीक है, इन मिशंस के बारे में आपने ध्यान रखना। अभी इसरो का जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट मिशन है वो है गगनयान। तो गगनयान भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आफ्टर स्पेंडिंग हाउ मेनी डेज एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शुभांशु शुक्ला रिटर्न टू अर्थ। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन बिताने के बाद जो है वो अभी शुभांशु शुक्ला जो है वो पृथ्वी पर लौट आए। तो शुभांशु शुक्ला जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो था वो गए थे और एक्सियोम 4 कर मिशन था उसके तहत जो था ये गए थे। अभी ये जो है वो सक्सेसफुली जो है वो वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। तो इन्होंने जो है वो कितने दिन जो है वो वहाँ पर बिताए, कितने दिनों के बाद ये लौट कर आए? 18 दिनों के बाद सक्सेसफुली ये लैंड जो है वो करते हैं आकर। और देखिए हमने जो है वो शुभांशु शुक्ला के बारे में पहले भी क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं हम। ठीक है जी, शुभांशु शुक्ला के बारे में इनके बारे में इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इन्होंने जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है वो इंटरेक्शन की। तो इन्होंने कौन से रेडियो से जो था वो इंटरेक्शन की थी? तो इन्होंने जो है वो एमेच्योर रेडियो से जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो था वो की थी। ये जो एमेच्योर रेडियो है इसको हम रेडियो भी बोलते हैं, जिसके तहत इन्होंने जो है वो इंटरेक्शन जो था वो की थी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि उस स्पेस मिशन का क्या नाम था जिसके तहत ये गए थे? तो उसका नाम था एक्सियोम, AXIOM, एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो था ये स्पेस पर जो था वो गए थे।
अच्छा, ये तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, परंतु इनसे पहले जो है वो स्पेस पर एक और व्यक्ति जो है वो जा चुके हैं। जो स्पेस पर इनसे पहले गए हैं वो कौन गए हैं? वो राकेश शर्मा जो था वो गए थे। राकेश शर्मा कौन से ईयर में जो था वो गए थे? राकेश शर्मा जो था वो 1984 में जो था वो गए थे, 1984 में गए थे। अगर हम इंडियन ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं तो सुनीता विलियम्स भी अभी जो है वो अंतरिक्ष से वापस जो है वो आई थी। सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो सुनीता विलियम्स जो है वो नासा के एक मिशन के तहत गई थी। वैसे तो सुनीता विलियम्स अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, परंतु चलो इंडिया के साथ इनके संबंध हैं, तो अगर सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो वो तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो था वो कुछ दिनों के लिए जो था वो गई थी। फिर वहाँ पर उनका जो है वो फ्लाइट था जिसके थ्रू उनको वापस आना था, वही वहाँ पर ख़राब हो गया। तो इन्होंने जो है वो लगभग 322 दिन जो था वो स्पेस पर जो था वो बिताए थे। अगर हम देखते हैं कि स्पेस पर हाईएस्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी तक हाईएस्ट डेज कौन बिता चुका है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हाईएस्ट डे जो है वो बिताने वाले हैं, और बिताने वाले व्यक्ति का नाम है ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको का नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर चाहे मैं लिख भी देता हूँ इनका नाम, अगर आपको समझ ना आए तो इनका नाम ओलेग कोनोनेको जो है वो इनका नाम है, और रशिया के ये हैं, तो रशियन ओरिजिन इनका जो है वो है। ठीक है, यहाँ पर वही सब लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। जुलाई 14, 2025 को शुभांशु शुक्ला जो है वो वापस आए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ वॉन 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया। अब इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो बात की जा रही है कि किसके द्वारा जीता गया, तो ये जो है वो जीता गया किसके द्वारा? वर्षा देशपांडे के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए, हर साल जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये जुलाई महीने में मनाया जाता है, और जुलाई महीने की 11 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है। 2025 में इस डे की थीम क्या रखी गई थी? थीम का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी थीम रखी गई थी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट दी फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ये आपको पता चल गया, इसकी थीम पता चल गई, ये कब मनाया गया, और यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, ये भी पता चल गया कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 में इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो किसको दिया गया। इंडिविजुअल कैटेगरी में पूछा जा सकता है। इतना सब याद रखने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप तैयारी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, जीबीटी के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, और अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। अभी देखिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, एक प्रॉपर रिवीजन भी कर पाएँ, आप अपनी कमियों के ऊपर काम कर पाएँ। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप किताबों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। जब किताबों को अच्छे से पढ़ेंगे तब आप एनालाइज करेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू, और टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने कमियों को एनालाइज कर एक अच्छा रैंक लाने में जो है वो कामयाब हो पाएंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग द रिसेंट रथ यात्रा। देखिए, ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अभी ये रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथ में होती है, और इसमें पूछा गया है कि इस रथ यात्रा के दौरान जो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है उसका क्या नाम था। तो भगवान जगन्नाथ के रथ को जो है वो नंदी घोष नाम जो है वो दिया गया है। नंदी घोष, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले तो जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जानिए। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये पुरी में होती है। पुरी कहाँ पर आता है? पुरी उड़ीसा में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये रथ यात्रा जो है वो होती है। जून महीने में ये स्टार्ट हो जाती है, और जून महीने में अगर हम बात करें तो जून जुलाई के महीने में ही ये स्टार्ट होती है। लगभग 9 दिनों तक ये रथ यात्रा जो है वो चलती है। इसमें जो है 3 रथ होते हैं मुख्य रूप से। अब इन तीनों रथों के बारे में हम जानेंगे। एक तो नंदी घोष होता है, जो कि भगवान जगन्नाथ जी का जो है वो रथ होता है। ये जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है नंदी घोष, इसको जो है वो बोलते हैं। इसको जो है वो गरुड़ ध्वजा भी बोला जाता है, और कपि ध्वजा भी जो है वो बोला जाता है। ये इन सब में जो है वो सबसे लंबा जो है वो होता है। जो 3 रथ होते हैं इनमें ये सबसे लंबा होता है। इसमें जो है वो 16 व्हील्स जो है
वो होते हैं 16 व्हील जो है वो इसमें होते हैं, और इसकी जो कलर होती है, कलर ऑफ क्लोथ जो इसके होते हैं, जो कपड़ा इसके ऊपर लगा होता है वो रेड और येलो टाइप का जो है वो होता है, रेड येलो जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो लॉर्ड बालभद्रा का जो रथ होता है उसको जो है वो ताल ध्वजा जो है वो बोलते हैं, और देवी सुभद्रा का जो रथ होता है उसको जो है वो दरब दलन जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं जो भगवान जगन्नाथ के बाद लॉर्ड बालभद्रा का जो रथ होता है, लॉर्ड बालभद्रा के रथ में 14 टायर जो है वो होते हैं, 14 टायर इसमें होते हैं, और ये जो है वो रेड और ग्रीन कलर में जो है वो होता है, रेड ग्रीन कलर में ये इसका जो कपड़ा होता है वो होता है। देवी सुभद्रा के रथ की बात करें तो इसमें जो है 12 टायर जो है वो होते हैं, देवी सुभद्रा के रथ में 12 टायर होते हैं, और इसमें जो है जो कपड़ा लगा होता है वो रेड और ब्लैक कलर का जो है वो होता है, ये रेड ब्लैक कलर का क्लोथ यहाँ पर लगा होता है। तो ये आपने इनके रथ के बारे में ध्यान रखना है, इनके रथ में कौन सा कपड़ा होता है, इनके रथ का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाम आपने ध्यान रखना है कि ये HAS में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस रथ का क्या नाम था, तो रथ का नाम ध्यान रखें। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बनता है ये, करंट अफेयर के अलावा जो है ये जो आम जीके होती है उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। कई बार एग्जाम में तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो कौन से स्टेट में आता है। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो उड़ीसा स्टेट में जो है वो आता है, इसको व्हाइट पैगोडा भी बोलते हैं, और 4 धाम जो की जाती है 4 धाम का ये भी पार्ट है। 4 धाम में हमारे पास बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, तो 4 धाम में ये भी आता है जगन्नाथपुरी टेम्पल। और अगर हम बात करें कि ये कौन से आर्किटेक्ट में बना हुआ है, तो ये कलिंगा आर्किटेक्ट में जो है वो बना हुआ है, कलिंगा आर्किटेक्ट में ये टेम्पल जो है वो बना हुआ है। ठीक है जी, तो इतना मंदिर के बारे में जो है वो आपको पता चलता है, इतना एनफ है याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है अभी हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम 21st मेंबर टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। अभी जो है वो 21st कंट्री बनी है जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में जो है वो अडॉप्ट किया है। तो ये कौन सी कंट्री जो है वो बनी है, तो ये कंट्री जो है वो बनी है बल्गारिया ने जो है वो अभी यूरो को जो है वो अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में जो है वो अडॉप्ट जो है वो किया है। अगर हम बात बल्गारिया की कर रहे हैं तो बल्गारिया की कैपिटल कहाँ पर है ये भी तो पता होना चाहिए। बल्गारिया की कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल सोफिया जो है वो इसकी कैपिटल आती है, सोफिया में इसकी कैपिटल है। करेंसी आपको इसकी पता चल गई। यहाँ पर हमारे पास जो है वो और भी जो है वो ऑप्शंस में दिए गए, जैसे कि हमारे पास जो है वो बल्गारिया के अलावा स्विट्ज़रलैंड ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। अच्छा, यूरो से पहले बल्गारिया की जो करेंसी होती थी वो बल्गारियन लीव कर इसकी करेंसी जो था वो होती थी, परंतु अभी 21st कंट्री ये बनी है जिसने यूरो को जो है वो ऑफिशियल करेंसी के रूप में ज्वाइन किया है। स्विट्ज़रलैंड की बात हम करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न इसकी कैपिटल जो है वो आती है। इसकी जो करेंसी आती है वो स्विस फ्रैंक कर जो है वो इसकी करेंसी आती है, स्विस फ्रैंक कर इसकी करेंसी आती है। पोलैंड यहाँ पर जो है वो दिया गया है। पोलैंड की भी बात करते हैं तो पोलैंड की जो कैपिटल आती है वो जो है वो वार्सा में जो है वो आती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वार्सा इसकी कैपिटल जो है वो आती है। और इसकी जो करेंसी आती है वो आती है पोलिश जिलोटी कर ZLOTY पोलिश जिलोटी कर इसकी करेंसी आती है। यहाँ पर बेल्जियम भी जो है वो दिया गया है। बेल्जियम की मैं बात करूं कि बेल्जियम जो है वो इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है, तो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की जो है वो कैपिटल है, और यूरो जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। बेल्जियम की करेंसी भी यूरो ही है। अब हम बात यहाँ पर जब कंट्रीज़ की कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा मैं नाटो के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, नाटो को ज्वाइन करने वाली 32nd नंबर की कंट्री जो है वो कौन बनी थी। नाटो को ज्वाइन किया था 32nd कंट्री ने, वो स्वीडन कंट्री जो था वो 32nd कंट्री थी जिसने इसको ज्वाइन जो था वो किया था। और वैसे ही एक क्वेश्चन और बनता है कि 31st नंबर की कंट्री कौन थी जिसने नाटो को जो था वो ज्वाइन किया था। तो 31st नंबर की कंट्री थी फिनलैंड ने जो था वो नाटो को ऑफिशियली जो था वो ज्वाइन किया। तो 31वीं और 32वीं नंबर की ये कंट्रीज़ भी नाटो को ज्वाइन करने वाली, ध्यान रखनी है। ऐसे ही याद आया तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो अभी हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। बोलते हैं लद्दाख के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है। लद्दाख के जो नए गवर्नर बने हैं, राज्यपाल बने हैं, वो कविंद्र गुप्ता को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जो है वो जानते हैं। अब देखो, नए जो है वो कुछ गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए
गए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले लद्दाख की, तो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के कविंदर गुप्ता, इनको जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बनाया गया है। 14 जुलाई 2025 को इनको बनाया गया है और BD मिश्रा को इन्होंने जो है वो रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है? BD मिश्रा को रिप्लेस किया है। इससे पहले जो है वो फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर, जिनका नाम जो है वो पुष्पति अशोक गजपति राजू है, ये पहले जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, इनको भी गवर्नर बनाया गया है और गोवा का गवर्नर जो है वो इनको बनाया गया है। और एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हुआ करते थे वेस्ट बंगाल के असीम कुमार घोष, ये भी गवर्नर बनाए गए हैं। ये गवर्नर जो है वो हरियाणा के गवर्नर जो है वो बनाए गए हैं। तो अभी इन 3 स्टेट यूटी को मिलाएंगे, अगर आप गोवा, हरियाणा और आप लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो नए अपॉइंट किए गए। किस किस को गवर्नर अपॉइंट किया गया है वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है कि गवर्नर कहाँ का कौन जो है वो बना है। गवर्नर की अगर हम बात करते हैं कि इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर की रिटायरमेंट एज क्या होती है, गवर्नर किसी भी स्टेट के जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि इनका टेन्योर जो है वो कितना होता है। तो इनके टेन्योर की बात की जाए तो टेन्योर जो है वो गवर्नर का जो है वो ऑफिशियली 5 साल का जो है वो होता है। प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकता है, परंतु 5 साल का टेन्योर जो है वो इनका होता है। मिनिमम एज गवर्नर बनने के लिए जो है वो क्या होती है? तो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज जो है 35 ईयर जो है वो रखी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल गवर्नर के साथ डील करता है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 153 में जो है वो डिफाइन किया गया है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नर की है वो आर्टिकल 154 में है और गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल 155 के तहत होती है। जो गवर्नर का ऑफिस है उसकी जो टर्म होती है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, वो आर्टिकल 156 में जो है वो आती है। गवर्नर की जो क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल नंबर 157 में आती है। गवर्नर की जो कंडीशन है ऑफिस की वो आर्टिकल नंबर 158 में आती है। गवर्नर जो शपथ वगैरह लेते हैं उसकी जो कंडीशन है वो आर्टिकल 159 में जो है वो आती है। गवर्नर अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज जब करते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 160 में जो है वो आता है। गवर्नर की जो पावर है किसी को क्षमा करने की, अगर किसी को कोर्ट से सजा मिली है तो गवर्नर उसको पार्डन भी कर सकता है, तो वो जो है वो आर्टिकल नंबर 161 में है और ये आर्टिकल 161 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गवर्नर 161 आर्टिकल के तहत किसी को क्षमा कर सकता है और गवर्नर के पास जो है वो और भी बहुत सारी पावर हैं, परंतु इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने जान लिए जिनके ऊपर क्वेश्चन आमतौर पर जो है वो बनता ही रहता है एग्जाम में। आर्टिकल तो याद करने ही पड़ेंगे और सारे के सारे आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं रिसेंटली न्यू कैलेडोनिया बिकेम न्यू स्टेट विद इन। तो ये न्यू कैलेडोनिया जो है वो नया राज्य बना है, कहाँ का बना है? ये फ्रांस का बना है, फ्रेंच रिपब्लिक का जो है ये नया राज्य जो है वो बना है। न्यू कैलेडोनिया जो है वो अभी न्यू स्टेट जो है वो बना है फ्रांस का। फ्रेंच का आपने ध्यान रखना है, रिपब्लिक का। फ्रांस की बात करते हैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम इमैनुअल मैक्रोन जो है वो आता है। फ्रांस का आपको पता है कि इंडिया के संबंध जो हैं वो फ्रांस के साथ अच्छे हैं और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन है। और फ्रांस के द्वारा जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्शन समिट 2025 भी जो था वो होस्ट की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस कंट्री ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 जो था वो होस्ट की थी। और 2024 की जो समर ओलंपिक गेम्स थी वो किस कंट्री ने होस्ट की थी? तो 2024 की समर ओलंपिक्स गेम्स जो था वो फ्रांस के द्वारा ही होस्ट की गई थी। तो ये फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई गेम्स आपने ध्यान रख ली। फ्रांस का जो नया स्टेट बना है वो ध्यान रख लिया आपने, फ्रांस के प्रेसिडेंट ध्यान रख लिए, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़े, इनको याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है? इसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किसने? यूनाइटेड स्टेट ने इसको डेवलप किया है। यूनाइटेड स्टेट का ही इससे पहले हमने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर भी पढ़ा था। क्वेश्चन ये पढ़ा था कि अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ही जो है वो डेवलप किया गया है। तो अपाचे भी आपने ध्यान रख लिया। अपाचे के अलावा जो है वो आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक हमने मिसाइल सिस्टम पढ़ा था, डिफेंस मिसाइल सिस्टम, तरकस करके जो था वो उसका नाम था। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तरकस KEPD था उसका नाम, KEPD
350 मिसाइल सिस्टम। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये जर्मनी और स्वीडन ने जो था वो मिलकर जो था वो डेवलप जो था वो किया था। जर्मनी स्वीडन ने मिलकर इसको डेवलप किया था। तो इस तरह के डिफेंस सिस्टम अलग अलग टाइम पर पढ़ते रहते हैं। फिलहाल ये 2-3 हमने रिवाइज किए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ UNFCCC COP30 इन 2025। तो COP30 जो हो रही है UNFCCC की, वो जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, या फिर किस कंट्री ने होस्ट इसको? तो अभी आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। उत्तीर्ण सीरीज का इससे पहले वाला जो पार्ट था P47, उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और बड़े डिटेल से मैंने आपको बताया था। स्टार लाइनर क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।